सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। हाँ वंशिका जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस किताब लॉ ऑफ वन एक का कानून का 25वां सत्र है। तो रॉ कहते हैं अनंत सृष्टिकर्ता के प्रेम और प्रकाश में मैं आपका अभिवादन करता हूं। तो अब हम संवाद शुरू करते हैं। डॉन, सबसे पहले प्रश्न हम यही पूछेंगे कि कार्ला के सीने में ठंड लगने का कारण क्या था। रॉ, यह बीमारी एलएसडी नामक रासायनिक पदार्थ का सेवन करने की कार्ला की स्वेच्छा से हुई थी। यह सावधानी पूर्वक उस व्यक्ति द्वारा नियोजित किया गया था जो कार्ला को चैनलिंग से सक्षम रहने की इच्छा नहीं रखता था। मास्टर्स, आप पहले से जानते हैं एलएसडी एक ड्रग्स नामक दवाई है जो कार्ला लेती। उपभोक्ता की महत्वपूर्ण ऊर्जा का बड़ा हिस्सा छीन लेता है। ओरियन इकाई का पहला इरादा कार्ला को सकारात्मक की ओर कम विकृत करना था। कार्ला के सचेत प्रयासों और दूसरों की सेवा के लिए एलएसडी का उपयोग करने के कारण ओरियन समूह सफल नहीं हो सका। दूसरा इरादा यौन प्रजनन क्रियाओं के दौरान लोगों के बीच ऊर्जा के संचरण का दुरुपयोग करना था। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की ऊर्जा रुकावटें और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता था। हालांकि कार्ला एक बहुत मजबूत व्यक्ति है जो सार्वभौमिक ग्रीन रे प्रेम ऊर्जा से बहुत कम विकृत है। इस प्रकार यह विशेष योजना असफल रही क्योंकि उसने दूसरों को पर्याप्त करने या हेरफेर करने के बजाय अपनी हरी किरण ऊर्जा देना जारी रखा। जैसा कि कार्ला ने एलएसडी के प्रभाव के तहत सार्वभौमिक रूप से प्यार बांटना बंद नहीं किया, एकमात्र बुरा प्रभाव बस उसकी ऊर्जा को जितना संभव हो उतना कम करना था। कार्ला का यह व्यवस्था के प्रति एक मजबूत झुकाव है जिससे वह कुछ समय से दूर करने का प्रयास कर रही है, यह महसूस करते हुए कि चैनलिंग कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार उसकी अधिकांश महत्वपूर्ण ऊर्जा खो गई, जिससे वह इस संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील हो गई। यहाँ दो समूह के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जैसे कि ओरायन समूह और महासंघ। ये जब महासंघ कार्ला जी जो चैनल का माध्यम बनी, इस किताब के चैनल का जब माध्यम बनी, तो उनको एलएसडी इसलिए दिया गया ताकि वह सही चैनल की प्रक्रिया में भाग ले सकें। पर ओरायन समूह ये नहीं चाहता था क्योंकि वह उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता था। पर कार्ला का झुकाव
इस तरफ ज्यादा था, सेवा के भाव में ज्यादा था, इसीलिए ग्रीन ऊर्जा उनके भीतर से पर्याप्त मात्रा में निकल ही रही ताकि वे अपनी सेवा को उपयुक्त तरीके से प्रदान कर सके और सही चैनलिंग द्वारा ये किताब प्रकाशित हो। डॉन, अगला प्रश्न करते हैं। डॉन, दूसरा प्रश्न जो कार्ला ने पूछने के लिए अनुरोध किया था, मैं खुद को कैसे बेहतर ढंग से पुनर्जीवित कर सकती हूँ, न केवल अभी बल्कि भविष्य में। पुनर्जीवित का मतलब है यहाँ कालरा ऊर्जाओं से जो ऊपर नीचे हो रही है, उनकी ऊर्जा, भीतर की ऊर्जा, उससे है पुनर्जीवित। रॉ, रॉ कहते हैं कार्ला ध्यान की बुनियादी जरूरतों, सीमाओं की स्वीकृति, दूसरों के साथ सहयोग के माध्यम से आनंद के अनुभव और गायन की सुंदरता से अवगत है, और जब भी संभव हो पौधों और जानवरों की जीवन शक्तियों के साथ, विशेष रूप से पेड़ों के साथ महान संपर्क स्थापित करते हैं। लेकिन उसे खाद्य पदार्थों के माध्यम लेकिन नियमित सेवन के महत्व के बारे में भी पता होना चाहिए। दिन की शुरुआती और बाद के हिस्सों में व्यायाम का सुझाव दिया जाता है। अगला प्रश्न रॉ करते हैं। तीसरा सवाल जो प्रश्न पूछा था, डॉन और जिम मुझे पुनर्जीवित करने में कैसे मदद कर सकते हैं? रॉ कहते हैं यह उचित प्रश्न नहीं है, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सबसे ईमानदार है। हम यह जोड़ सकते हैं कि कार्ला की अंतरिक्ष समय गठजोड़ में असंतुलित के प्रति विकृति के कारण यह अच्छा होगा यदि वह व्यायाम के दौरान साथ हो। अंतरिक्ष गठजोड़ यानी यूनिवर्सल टाइम की बात चल रही है, मतलब ऊर्जा के ऊपर उठकर सबसे सबसे सबके अनुभव एक साथ देखना, यानी अपना स्तर इतना बढ़ा लेना व्यायाम के दौरान उन दोनों के साथ। अगला प्रश्न रॉ कहते हैं धन्यवाद, अब हम कल से सामग्री जारी रखेंगे। आपने कहा कि लगभग 3000 साल पहले प्रवासी के कारण ओरियन समूह चला गया, क्या ओरियन समूह के चले जाने के बाद परिसंघ कोई प्रगति करने में सक्षम था? रॉ, आपकी कई शताब्दियों के लिए परिसंघ और ओरायन परिसंघ दोनों एक दूसरे के साथ व्यस्त थे। अपने स्तर से ऊपर के स्तर पर समय स्थान के स्तर जिससे यंत्रणा की कल्पना की गई थी और प्रकाश के कवच पर जोर दिया गया था, इन स्तरों पर लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं और जारी रहेंगी। पृथ्वी तल पर ऊर्जाओं की गति में स्थापित किया गया था जिससे परिसंघ के लिए बहुत अधिक आह्वान नहीं हुआ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परिसंघ और ओरियन परिसंघ के बीच में सदियों से लड़ाइयां चलती आ रही हैं, हजारों सालों से इन समूहों के बीच में युद्ध होते आ रहे हैं, और ये हर उस ग्रह में होता है जहाँ तीसरी घनत्वता रहती है। कॉलिंग के अलग अलग उदाहरण थे। ग्रीस में आपके अतीत के लगभग 26,000 वर्षों में ऐसा ही हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप लॉ ऑफ वन के कुछ पहलुओं को लिखा और समझा गया। हम विशेष रूप से थेल्स और हेराक्लिटस का उल्लेख करते हैं जो दार्शनिक थे और अपने छात्रों को पढ़ाते थे। हम पेरिकल्स की समझ को भी इंगित करते हैं। थैल्स, हेराक्लिटस और पेरिकल्स ये टीचर्स थे जो उस समय शिक्षित करते थे लोगों को कि कैसे 26,000 साल पहले ज्ञान कैसे दिया जा रहा था, वो इनके द्वारा दिया जा रहा था। आगे पढ़ते हैं कैसे दिया जा रहा था। उनके समय सीमित यात्रा में दूरदर्शी जानकारी थी जिससे परिसंघ को टेलीपैथी रूप से संप्रेषित करने की अनुमति थी। हालांकि इस समय के दौरान अधिकांश साम्राज्यों की मृत्यु हो गई है और गति में स्थापित दृष्टिकोण और ऊर्जा के अनुसार वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत ध्रुवीकरण नहीं हुआ बल्कि सकारात्मक और जंगी या नकारात्मक के मिश्रण में जो की विशेषता रही। इस अंतिम लघु चक्र का अंतिम यानी इस लास्ट युग के इस लास्ट जो परिवर्तन होने जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। डॉन, अगला प्रश्न, आपने ओरियन परिसंघ की बात की और संघ और ओरियन संघ के बीच लड़ाई लड़ी जा रही थी।
क्या यह बताना संभव है कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? रॉ, अपने दिमाग को अपने समाज के अन्य सभी दिमागों के साथ पूर्ण एकता में चित्रित करें, तब आप एक दिमाग यानी सिंगल माइंडेड वाले होते हैं, और जो आपके भौतिक भ्रम में एक कमजोर विद्युत आवेश है यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज, वह अब एक बहुत शक्तिशाली मशीन है जिससे विचारों को चीजों के रूप में पेश किया जा सकता है। इस प्रयास में ओरियन आरोप लगाता है या हमला करता है, और परिसंघ प्रकाश के साथ मदद करता है। परिणाम एक गतिरोध है जिससे दोनों समूहों की ऊर्जा कम हो रही है और उन्हें फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। हेर फेर यानी मैनिपुलेट करने में विफलता के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो प्रकाश दिया जाता है उसे स्वीकार करने में विफलता के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर ओरियन समूह और परिसंघ के लोग जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो युद्ध की बात कर रहे हैं, वो कैसे लड़ी जाती है? सोवेरिल इंटीग्रल की बात चल रही है। जैसे आपने डॉक्टर नड्डा के इंटरव्यू में भी पढ़ा होगा, एक प्योर प्योर इंटेलिजेंस यानी ध्यान के माध्यम से जो ईश्वर की भक्ति या किसी भी अन्य मार्ग से जुड़े रहते हैं, सत्यता के साथ जुड़े रहते हैं, सेवा भाव से जुड़े रहते हैं, वो प्योर इंटेलिजेंस रहते हैं। और एक आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी से बने हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, वो लोग कैसे अपनी टेक्नोलॉजी का गलत यूज करके नकारात्मक चीजों के साथ हेरफेर करके मैनिपुलेट करते हैं, और होता सब कुछ अनंत रचयिता के अंदर में ही है। दोनों को उस प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन लेकिन जो प्रकाश दिया जाता है वो उसी को दिया जाता है जो सत्यता के और सत्यता के मार्ग पर ही रहता है। सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वो विफल कर देता है नकारात्मक ऊर्जा वालों के लिए। अगला प्रश्न करते हैं डॉन, जो दिया गया है उसे स्वीकार करने में विफल क्या? आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? रॉ, समय स्थान के जिस स्तर स्तर पर यह घटित होता है वह विचार युद्ध थॉट वॉर के रूप में होता है। सबसे स्वीकार और प्रेम पूर्ण तरीका उन लोगों से प्यार करना होगा जिनके विचार रूप में हेरफेर किया जाता है और नकारात्मक संस्थाओं से घिरा होता है, और इस प्रकार सकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा उन्हें बदल दिया जाता है। हालांकि यह बराबरी की लड़ाई होने के नाते कन्फेडरेशन को पता है कि यह विशुद्ध रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए समान स्तर पर खुद को हेरफेर करने की अनुमति नहीं दे सकता। हालांकि शुद्ध, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि इसे अंधेरे की तथाकथित शक्तियों के तहत रखा गया है। यह इस प्रकार है कि जो लोग विचार युद्ध से निपटते हैं उन्हें दूसरे की सेवा में अपने उपयोगिता बनाए रखने के लिए स्वीकार करने की बजाय रक्षात्मक होना चाहिए। इस प्रकार वे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते कि ओरियन परिसंघ क्या देना चाहता है, वह दास बनाना है। इस प्रकार इस घर्षण फ्रिक्शन के कारण कुछ ध्रुवीयता हो जाती है और दोनों पक्षों को फिर संगठित होना चाहिए। यह किसी भी पक्ष के लिए फलदायी नहीं रहा। इसने केवल इस ग्रह के लिए उपलब्ध ऊर्जा के संतुलन में मदद की है ताकि इन ऊर्जाओं को उस स्थान समय में संतुलित करने की आवश्यकता कम हो, और इस प्रकार यह ग्रहों के विनाश की संभावना को कम करता है। विचारों के इस युद्ध में नेगेटिव या नेगेटिव ग्रुप जो रहता है वो ग्रह को हासिल या नष्ट करना चाहता है इनके हिसाब से, लेकिन पॉजिटिव ग्रुप जो रहता है वो हमेशा किसी भी हालत में ग्रह को नष्ट करने नहीं देता। इस ग्रुप में, इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया है। अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या कन्फेडरेशन का एक हिस्सा फिर इस थॉट फॉर्म वैचारिक लड़ाई में शामिल होता है? कितना प्रतिशत शामिल है? रॉ, यह संघ का सबसे कठिन काम है। किसी एक समय में केवल 4 ग्रह संस्थाओं के ही इस संघर्ष में भाग लेने की अनुमति है। प्रश्नकर्ता डॉन, इन चारों ग्रहों का घनत्व कितना है? रॉ, ये संस्थाएं प्रेम के घनत्व की हैं जिनकी संख्या 4 है।
प्रश्नकर्ता डॉन, क्या यह घनत्वता इस प्रकार के कार्य के लिए 5 या 6 घनत्वता 5वीं या 6वीं घनत्वता की इकाई से अधिक प्रभावी होगा? रॉ, चौथा घनत्व आपके अलावा एकमात्र घनत्व है जिसमें युद्ध से बचने की बुद्धि का अभाव और युद्ध की आवश्यकता को देखता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि चतुर घनत्वता वाली संस्थाओं का उपयोग किया जाए। तो उसमें बता रहे 5वीं और 6वीं घनत्वता के लोग पीछे से गार्ड करते हैं आपको, इनके साथ अनंत रचयिता भी शामिल होता है। जो चौथी घनत्वता के लोग होते हैं वही दूसरों की सेवा और खुद की सेवा के लिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न डॉन करते हैं, क्या मैं यह मानने में सही हूँ कि ओरायन और कन्फेडरेशन दोनों पक्षों का चौथा घनत्व इस लड़ाई में है और कि ओरायन पक्ष पर 5वां और 6ठा घनत्व इसमें शामिल नहीं है? रॉ, यह अंतिम प्रश्न होगा क्योंकि कार्ला की ऊर्जा कम है। यह आंशिक रूप से सही है। 5वीं 6वीं घनत्वता सकारात्मक और 5वीं घनत्वता नकारात्मक संस्थाएं इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगी। इस प्रकार दोनों झुकाव का चौथा घनत्व इस संघर्ष में शामिल हो जाता है। क्या हम बंद करने से पहले कुछ संक्षिप्त प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ, तो डॉन प्रश्न पूछते हैं, क्या ऐसा कुछ है जिससे हम यंत्र को सहज बना सकते हैं? यदि कार्ला की ऊर्जा शेष है तो मैं इस लड़ाई में भाग लेने के लिए 5वें घनत्वता के नकारात्मक अभिविन्यास के बारे में जानना चाहूंगा। रॉ, 5वां घनत्वता प्रकाश या ज्ञान का घनत्व है। इस घनत्व में तथाकथित नकारात्मक सेवा से स्वयं इकाई जागृत और ज्ञान के उच्च स्तर पर है और विचार के अलावा किसी अन्य गतिविधि को बंद कर दिया है। 5वां घनत्व ऋणात्मक असाधारण रूप से सघन है और अन्य सभी अलग हैं। जैसा कि पता है कि तीसरी घनत्वता में, चौथी घनत्वता में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों है। 5वीं घनत्वता में भी नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों है। क्योंकि 5वीं घनत्वता में भी हमें नकारात्मकता को और एक्सपीरियंस करना है, इसीलिए वहां पर नकारात्मकता को के प्रति ज्ञान लेने के बाद ही 5वीं और 6वीं घनत्वता में ऊपर उठा जाता है, ऊपर के स्तर में विचारों पर गतिविधि और जो भी ज्ञान रहता है उसका और आगे हम उसको पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। अगला प्रश्न डॉन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्ला की ऊर्जा को कम नहीं करना चाहते, तो क्या ऐसा कुछ है जो हम उसे और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कर सकें? रॉ, आप बहुत ईमानदार हैं। जैसा कि हमने पहले अनुरोध किया था, इकाई के अधिक सीधे आसन द्वारा दिए गए कोणों का निरीक्षण करना अच्छा होगा। यह कोहनी नामक शरीर परिसर के हिस्से में कुछ तंत्रिक अवरोध पैदा कर रहा है। रॉ, मैं तुम्हें प्यार, अब रॉ कहते हैं, अब यहाँ पर ये सत्र समाप्त करते हुए राव कहते हैं कि हम आपको अनंत रचयिता के प्रेम, प्यार और प्रकाश और शांति में छोड़े जा रहे हैं। आदरणीय मेरे दोस्तों, मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति
जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.